हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए, आज का जो वीडियो है ये है BANE 146 स्वदेशी लोगों का मानव विज्ञान। जी हाँ, चलिए आज हम देखेंगे स्वदेशी लोगों का मानव विज्ञान की फर्स्ट ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट लेंगे। जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है वो है स्वदेशी लोगों का परिचय, जिसमें यूनिट है अवधारणा, अर्थ और परिभाषा, स्वदेशी लोगों का वैश्विक वितरण, भारत के विदेशी लोग, फोर्थ यूनिट होगी स्वदेशी लोगों का वर्गीकरण। इन चारों यूनिट को हम एक ही वीडियो में लेंगे, ठीक है ना, राइट। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं आपकी फर्स्ट ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट अवधारणा, अर्थ और परिभाषा, यानी स्वदेशी लोगों से क्या मतलब है मानव विज्ञान में, ठीक है, राइट, ओके। देखिए, अब परिचय के तौर पे अगर हम देखते हैं, एक परिचय के तौर पे से हम देखें तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 37 करोड़ से अधिक आबादी वाले लगभग 5000 अलग अलग स्वदेशी, ठीक है ना, यानी देशज और जनजाति लोग इस स्वदेशी आबादी का गठन करते हैं। यानी 5000 से अलग अलग स्वदेशी देशज और यानी स्वदेशी और जो जनजाति लोग होते हैं, इन दोनों से मिलकर के एक स्वदेशी आबादी का गठन होता है और जो दुनिया के 90 विभिन्न देशों में फैले हुए हैं, जबकि भारत में 104 यानी 104.3 मिलियन की आबादी वाले 705 जाति समूहों को देश के विभिन्न हिस्सों में फैली अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुसूचित किया गया है। तो इसे हम और विस्तार से समझेंगे, देखेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। तो यहाँ पर देखेंगे स्वदेशी लोग जो होते हैं, ठीक है ना, इंडिजीनियस पीपल्स, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय मामले में इनकी क्या अवधारणा है। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्वदेशी लोगों के अधिकार क्या क्या है और अंतरराष्ट्रीय संगठन में स्वदेशी की क्या अवधारणा है, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू कर देते हैं, फर्स्ट यूनिट ले लेते हैं। इंडिजिनस है ना, राइट, इंडिजिनस स्वदेशी लोग। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए, परिचय के रूप में यदि हम देखते हैं तो स्वदेशी लोगों में क्या क्या चीज आ जाती है। तो इसमें मानव तो आता ही आता है, ह्यूमन तो आता ही आता है, साथ में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में जब से, क्योंकि हम मानव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मानव के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, राइट, ओके। तो मानव विज्ञान एक वैज्ञानिक विषय के रूप में जब से सामने आया है तो स्वदेशी और आदिवासी लोग इसका प्रमुख केंद्र बिंदु रहे हैं। यानी मानव विज्ञान में स्वदेशी और आदिवासी लोगों का अध्ययन किया गया है और कई मानव विज्ञानियों ने स्वदेशी और आदिवासी लोगों के साथ काम करते हुए अपना पेशेवर जीवन बिताया है, ठीक है ना, जिनकी परंपराएं, भाषा, जीवन के तरीके, किस तरह से वो जीवन जीते हैं, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जाति समूहों के लोगों से भिन्न होते हैं। हमें पता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अधिकांश स्वदेशी लोग दुनिया के दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, अगर दुनिया की बात कर दी जाए तो, ठीक है ना। और 370 मिलियन स्वदेशी लोगों में से लगभग 70% एशिया में रहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और वे विश्व की केवल 20% भूमि पर निवास करती है, लेकिन दुनिया की सांस्कृतिक और जैव विविधता के लगभग 80% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका पोषण करते हैं, ठीक है। जैसे दुनिया में अमेजन के वन निवासी से लेकर भारत के आदिवासी लोगों तक, आर्कटिक के इनुइट से लेकर ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों तक स्वदेशी लोगों की 5000 से अधिक जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो स्वदेशी लोगों की उनकी अनूठी परंपराओं की विशेषता से वर्णित किया गया है। तो यहाँ पे स्वदेशी का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि आदिवासी लोग के ट्राइबल एरिया में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जैसे कि आप अमेजन का वन ले लीजिए, आर्कटिक का इनुइट ले लीजिए, और भारत में ऑस्ट्रेलिया के में भी आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, राइट। तो स्वदेशी लोगों के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में लकोटा स्वदेशी हो गए, ग्वाटेमाला में माया स्वदेशी हो गए, बोलीविया में आयमारस स्वदेशी हो गए, सर्क पोलर क्षेत्र के इनुइट और अलेउतियन हो गए, उत्तरी यूरोप के शामी हो गए, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी टोरेस स्ट्रेट और न्यूजीलैंड के माओरी। तो ऐसे कुछ लोग हैं स्वदेशी। एशिया में देखा जाए स्वदेशी के लोग
तो थाईलैंड की पहाड़ियों की जनजातियां जो है, भारत की अनुसूचित जनजातियां हैं, उत्तरी साइबेरिया के संख्यात्मक रूप में पाए जाते हैं, चीन के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, फिलीपींस के सांस्कृतिक अल्पसंख्यक, इंडोनेशिया के अलग थलग विदेशी लोग, ताइवान के आदिवासी जनजाति, मलेशिया के आदिवासी और बोर्निया के मूल निवासी। तो जो मूल निवासी है वहां के अनुसूचित जनजाति जाति लोग होते हैं, उनको स्वदेशी कहा जाता है। ठीक है, राइट, ओके। तो यहाँ पर अब स्वदेशी का हम मतलब देख लेते हैं कि आखिर स्वदेशी है क्या, स्वदेशी का क्या मतलब निकलता है। ठीक है, स्वदेशी लोगों के अधिकार भी है। अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा सितंबर 2007 में महासभा द्वारा अपनाया गया था स्वदेशी लोगों को। ठीक है, 2007 में स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा हुई थी और स्वदेशी लोगों के व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों संबंधित अंतरराष्ट्रीय उपकरण भी यहाँ पर बनाए गए। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के बढ़ते निकाय यानी बढ़ते चरण को जोड़ा गया है इसमें। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय अधिकारों की पूरी श्रृंखला इनको दी गई है। ठीक है ना, राइट। तो घोषणा न केवल इन अधिकारों पर विस्तार से बताना है, बल्कि राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों और सरकारी निकायों पर दायित्वों को लागू करना भी है। तो अंतरराष्ट्रीय यदि सरकार के बारे में आता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आता है स्वदेशी का, तो फिर आप ये लिखेंगे। ठीक है, राइट, ओके। अब अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंडिजिनस, इंडिजिनस का शब्द का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, इंडिजिनस शब्द जो है लैटिन शब्द के इंडिगेना से आया। किससे आया है? इंडिगेना से आया है, और जो दो शब्दों से बना है, इंडी यानी भीतर और जीन या जेनेर जिसका अर्थ होता है जड़। ठीक है ना, तो दूसरे शब्दों में इंडिजिनस शब्द का अर्थ में पैदा हुआ, ऐसा कुछ है जो उस देश से आता है जिसमें यह पाया जाता है। तो मूल या आदिवासी, विदेशी या लाया गया के विपरीत, जस्ट उल्टा। ठीक है ना, राइट। तो मूल या आदिवासी कह सकते हैं, या फिर विदेशी या विपरीत, विदेशी या लाया गया के जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? विदेशी यानी मूल देशी, ठीक है, राइट, और लाया गया यानी आदिवासी। तो यहाँ पर हम इंडिजिनस जो होता है, अगर उसका अर्थ यहाँ पर देखें तो जिसका समान अर्थ होता है से या मूल। ठीक है, मूल का, तो या समूह या संस्कृत है, जिसे किसी दिए गए स्थान से आने वाला माना जाता है। ठीक है, तो मानव विज्ञान इंडिजिनस शब्द को किसी ऐसे व्यक्ति या किसी चीज के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। व्यक्ति या चीज का मतलब पेड़ पौधे भी होता है। ठीक है ना, राइट। जो मूल या पशु, तो मूल या किसी दिए गए स्थान या किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के मूल निवासियों से उत्पन्न होता है। तो आप कह सकते हैं किसी विशिष्ट स्थान या भौगोलिक क्षेत्र के मूल निवासियों से उत्पन्न चीज को क्या कहा जाता है? स्थानीय कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। इस जो इंडिजिनस आपका है, इंडिजिनस लैटिन भाषा के इंडिगेना से आया है, जो दो शब्द से बना है। इंडी का मतलब भीतर हो गया, या फिर आप जीन या जेनेर ले लीजिए जिसका अर्थ जड़ होता है। तो ऐसा कुछ जो उस देश में पाया जाता हो, उस देश में पैदा हुआ हो, वो इंडिजिनस यानी स्वदेशी कहलाता है। ठीक है ना, तो इंडिजिनस शब्द को आदिवासियों द्वारा 1970 के दशक में दुनिया भर में स्वदेशी अधिकारों के आंदोलनों के उद्भव के बाद अपने समूह को पहचानने और एकजुट करने और संयुक्त राष्ट्र जैसे राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व करने के तरीके के रूप में अपनाया गया है। तो इंडिजिनस शब्द को आदिवासियों ने 1970 के दशक में अपनाया था। स्वदेशी अधिकार आंदोलन जब उनको दिए गए थे, तो अपने समूहों को, जो उनके समुदाय होते हैं, उनको पहचानना और उनको एकत्रित करना, और साथ ही साथ में जो संयुक्त राष्ट्र है उसने कुछ राजनीतिक क्षेत्र भी दिया था, उसके रूप में यहाँ पे पहचाना गया है। तो इंडिजिनस को अन्य शब्दों के ऊपर चुना गया क्योंकि नेताओं ने महसूस किया कि बाकी शब्द एक विशेष इतिहास और शक्ति गतिशीलता को प्रतिबिंबित करते हैं यानी दर्शाते हैं, या उपनिवेशवादियों द्वारा लाए गए हैं। ठीक है, पॉपुलेशन शब्द के स्थान पर पीपुलस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, पॉपुलेशन यानी हम लोग जनसंख्या बोलते हैं, और यहाँ पर पीपल्स यानी शब्द यानी लोग, क्योंकि यह शब्द कुछ नस्ली या सांस्कृतिक विशेषताओं को साझा करने वाले समूहों के बजाय श्रम की पहचान बताता है। ठीक है, संगठित समाज के अस्तित्व को पहचानता है। तो यहाँ पर स्वदेशी और स्वदेशी लोगों यानी इंडिजिनस पीपल शब्द अपने विशिष्ट संदर्भ से विकसित हुआ है। राइट,
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इंडिजिनस, यानी कि आप स्वदेशी की अगर एक परिभाषा दें तो आप यहाँ पे कह सकते हैं बड़े आराम से किसी भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न मूल निवासी, ठीक है ना, विशिष्ट क्षेत्र से उत्पन्न मूल निवासी। अच्छा, इंडिजिनस शब्द को परिभाषित करिए है तो स्वदेशी लोग ऐसे लोग, समुदाय और राष्ट्र है जो अपने मूल क्षेत्रों के लिए स्थानीय समाजों के साथ ऐतिहासिक निरंतरता और सांस्कृतिक आत्मीयता का दावा करते हैं, वहां की संस्कृति को वो बनाए रखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो समुदाय और राष्ट्र हैं जो अपने मूल क्षेत्रों के स्थानिक समाजों के साथ उसकी संस्कृति को बनाए रखते हैं, जो पश्चिमी संस्कृति से जुड़ी सब बड़ी सभ्यता के संपर्क से पहले विकसित हुए थे, ठीक है ना। स्वदेशी लोगों शब्द का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय संगठनों में किया जाता है और इन लोगों को अक्सर इन नामों से भी जाना जाता है: जनजाति, मूल निवासी, मूल, पहले के लोग, आदिवासी, जनजाति समूह, आदिवासी जनजाति, इंडियोस, ठीक है ना, मूल संख्या, शिकारी, संग्रहकर्ता, खानाबदोश, बंजारा, पहाड़ी लोग। तो इनको क्या कहा जाता है? स्वदेशी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ओके, अब इसको क्या परिभाषित करना है? अब इसका तो मेन हमने बता ही दिया है, अंतरराष्ट्रीय कानून भी इनके लिए बना दिया गया है, ठीक है ना। अगर स्वदेशी लोगों को परिभाषित करना है तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं: परंपरा आधारित संस्कृतियों के साथ इनकी अपनी खुद की परंपरा होती है, इनकी खुद की अपनी संस्कृति होती है जो पुरातन टाइम से चली आ रही है, उसको कभी भी नहीं छोड़ते। आदिवासी लोगों को देखिए ना, बलि देना और भगवान की पूजा करना, अंधविश्वासी, ये सभी चीजें जो होते हैं ना, तो ये इनकी एक परंपरा संस्कृति है जो उसको छोड़ते नहीं है, जो उपनिवेश से पहले राजनीतिक रूप से स्वायत्त में थे। यानी कोई देश अगर यहाँ पे आया हो, कोई धर्म संस्कृति आई हो, उसके पहले भी उन लोगों का वास यहाँ पे होता था। और जो उपनिवेश या उपनिवेशवाद के बाद राष्ट्र राज्यों के आत्मसात नीतियों का विरोध करके अपनी सांस्कृतिक अखंडता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राजनीतिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए संघर्ष जारी रखते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई देश गुलाम होता है, तब भी इसके बावजूद भी अपनी संस्कृति और आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजनीतिक स्वतंत्रता को कायम रखते हैं, ठीक है ना, उसके लिए वो संघर्ष करते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या, स्थानिक का। तो स्वदेशी समुदाय लोग और राष्ट्र वे हैं जो पूर्व आक्रमण, पूर्व उपनिवेशी समाजों के साथ एक ऐतिहासिक निरंतरता रखते हैं, अपने क्षेत्रों में विकसित होते हैं, ठीक है, राइट। वो वर्तमान में समाज के गैर प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा है, जंगल वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है ना, पहाड़ों वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। अपने अस्तित्व को वो कायम रखते हैं, राइट, अपने संस्कृति को कायम रखते हैं, अपने पैतृक क्षेत्रों को मानते हैं, अपनी जाति पहचान को भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी वो क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, उसको बचा के रखते हैं और उसको प्रसारित और विकसित करने में वो बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, वे समूहों के वंशज हैं स्थानीय लोग जो उस समय क्षेत्र में थे और जब विभिन्न संस्कृतियां, जाति, मूल के अन्य समूह वहां पहुंचे। बहुत से लोग जब बाहर से आए तब भी वो वहां थे उनके आने के पहले। यानी फर्स्ट स्टार्टिंग कह सकते हैं। देश की आबादी जनसंख्या के अन्य हिस्से से अलग होने के कारण उन्हें, क्योंकि ऐसे लोग जंगलों में रहते हैं जनरली, तो पूर्वजों के रीति रिवाजों और परंपराओं को लगभग बरकरार रखा है, यानी उसको आज भी वो मानते हैं और जो उनकी विशेषताओं के समान है, जिन्हें हम स्वदेशी कहते हैं। भले ही स्वदेशी का मतलब क्या होता है? जो अपने देश में निर्मित हो वो स्वदेशी होता है। तो ये अपने देश के, जिस देश में जिस जगह पे रहते हैं उस देश के निर्मित है, उस देश के ही लोग हैं, उस देश की संस्कृति को फॉलो करते हैं, सीधी सी बात है ना। सिर्फ औपचारिक रूप से एक राष्ट्र संरचना के तहत रखे जाते हैं जिनमें राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को शामिल किया गया हो, तो ये स्वदेशी हो गया, ठीक है। स्वदेशी और आदिवासी लोगों की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। अगर हम अब कहें यहाँ पर कि स्वदेशी तो हो गया, तो भाई फिर आदिवासी क्या है, ठीक है ना, तो कोई यहाँ पे उनकी परिभाषा नहीं है, ठीक है ना, राइट। दोनों को सेम ही रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए स्वदेशी और आदिवासी। तो देखिए स्वदेशी लोग क्या होते हैं? स्वदेशी लोगों से संबंधित स्वयं की पहचान इनकी होती है, ठीक है ना। और उद्देश्य क्या होता है? मान लीजिए कोई आपके देश में आता है, आपके राज्य में आता है, तो उन लोगों से दूर हो जाते हैं, अपने वंश, अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हैं, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। वो अपनी कुछ सभी समाज संस्कृति को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, चाहे कानूनी स्थिति कुछ भी हो, अपने उस संस्कृति को नहीं छोड़ते हैं। आदिवासी लोगों से संबंधित रूप में स्वयं की पहचान है, ठीक है ना, राइट।
ये स्वदेशी लोगों से संबंधित स्वयं की पहचान है, आदिवासी लोगों से संबंधित स्वयं की पहचान है। उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियां उन्हें राष्ट्रीय समुदाय से अन्य वर्गों से अलग करती हैं। उनकी स्थिति पूरी तरह से आंशिक रूप से उनके रीति रिवाजों या परंपराएं, विशेष कानूनों या विनियमों द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये आदिवासी लोग हो जाते हैं। ठीक है, उनका अपना एक समाज होता है, रहन सहन, खान पान, सभी चीजें उनकी अलग होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, इसमें क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। स्वदेशी और आदिवासी में समानताएं क्या हैं? तो अपनी पूर्व औपनिवेशिक समाजों के साथ ऐतिहासिक निरंतरता, लंबे टाइम से चले आ रहे हैं। प्रदेशों के साथ मजबूत जुड़ाव उनका है। अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उनकी व्यवस्था है। अलग भाषा, संस्कृति और विश्वास है। और राष्ट्रीय समाज में अलग आत्म पहचान है। ठीक है, राइट। चलिए, ओके। स्वदेशी लोगों का शब्द का क्या अर्थ चर्चा करें, ऊपर हम पढ़ के आ गए हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन स्वदेशी लोगों की अवधारणा क्या है? ऊपर हमने आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक स्थापना की थी। ठीक है ना, इनके लिए कानून बनाया था, इनको अधिकार दिलाने के लिए। ठीक है ना, इनके चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सभी अधिकार दिलाने के लिए कानून बनाया गया था। ठीक है, ओके। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार स्वदेशी लोगों को परिभाषित करने के बजाय पहचान करना सबसे उपयोगी तरीका है और स्व पहचान के मूलभूत मानदंड पर आधारित होना चाहिए। स्वदेशी और आदिवासी लोगों को अक्सर राष्ट्रीय शब्दों से जाना जाता है, जैसे कि देसी लोग, आदिवासी लोग, प्रथम राष्ट्रवासी, आदिवासी जनजाति, शिकारी या पहाड़ी जनजाति। लोगों की विविधता को देखते हुए उनकी रक्षा के उद्देश्य से कन्वेंशन स्वदेशी और आदिवासी लोगों के समावेशी शब्दावली का उपयोग किया जाता है। यानी ये दोनों लोग एक ही हैं। ठीक है ना। और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? स्वदेशी लोगों के खिलाफ भेदभाव की समस्या एक विशेष समस्या रही है लोग साथ, क्योंकि जो आदिवासी होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ये हम चीज देखते हैं। ठीक है ना, तो एक ही विशेष समस्या रही है। ठीक है, और यहाँ पर स्वदेशी आबादी के खिलाफ भेदभाव की समस्या पर विशेष प्रतिवेदन द्वारा किए गए एक व्यापक अध्ययन का परिणाम थी। ठीक है, तो भेदभाव इनके सामने उभर कर सामने आया स्वदेशी लोगों के लिए। ठीक है ना, ओके। इनकी पैतृक भूमि पर कब्जा करना, इन भूमि के मूल निवासियों के साथ सामान्य वंश होते, संस्कृत भाषा और देश के कुछ हिस्सों, दुनिया के कुछ क्षेत्रों में निवास करना। ठीक है, ये मेन चीजें होती स्वदेशियों के साथ में। ओके। स्वदेशी यानी देशज। स्वदेशी यानी देशज वह है जो स्वदेशी के रूप में स्व पहचान के माध्यम से स्वदेशी लोगों से संबंधित है। समूह द्वारा में एक रूप में पहचान और स्वीकारा जाता है। तो स्वदेशी वह व्यक्ति है जो स्वदेशी के रूप में स्वयं अपनी पहचान बनाता है और स्वयं के पहचान के माध्यम से स्वदेशी लोगों से संबंधित होता है, जुड़ा हुआ होता है और समूह द्वारा के सदस्यों में से एक के रूप में पहचाना जाता है, स्वीकार किया जाता है। ठीक है ना, समूह की स्वीकृति के माध्यम से वो स्वदेशी कहलाता है। ओके, अब मुझे लगता है हाँ स्वदेशी बहुत हो गया, अर्थ परिभाषा ही है, तो अर्थ परिभाषा हो गई। ठीक है ना, ओके राइट। स्वदेशी लोग के अधिकार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्वदेशी लोगों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को, यानी मानव अधिकार जो है इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। ठीक है, और इसमें सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करने का काम किया जाता है। राइट, ठीक है ना, यानी सबसे जीवन के सबसे मौलिक अधिकार से लेकर के जीवन जीने लायक बनाते हैं, यानी ऐसे अधिकार जो हमारे जीवन को जीने लायक बनाते, से भोजन हो गया, शिक्षा हो गया, काम हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वतंत्रता के अधिकार इसके अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, राइट, ओके। तो स्वदेशी लोगों के मुद्दे पर साहित्य में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिक ध्यान दिया गया। कई लेखकों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के भीतर स्वदेशी लोगों की स्थिति और अधिकारों की एक लंबी परंपरा का वर्णन किया है। ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में जो लेखक थे उनके अनुसार स्वदेशी अधिकारों का समकालीन उद्भव, यानी उद्भव का मतलब जन्म जो होता है, नए कानून का इतना प्रगतिशील विकास नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद और मान्यता प्राप्त अधिकारों की बहाली है। तो उनका ये मानना है कि स्वदेशी लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं वो नए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि जो पहले से बने हुए थे उनको सिर्फ मान्यता दे दी गई है। तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने स्वदेशी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बढ़ती चिंता दिखाई और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सम्मेलन
सम्मेलन और घोषणाएं एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती हैं, क्योंकि स्वदेशी लोगों के उनके हितों, सांस्कृतिक अस्तित्व और विकास के संरक्षण के बारे में भी यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, स्वदेशी लोगों की अवधारणा का उदय एक लंबी प्रक्रिया थी और 1920 से स्वदेशी लोगों ने अपने हाशिए पर भेदभाव के मुद्दे को उठाने की कोशिश की और स्वदेशी लोगों के अधिकारों के मुद्दे को गंभीरता से निपटने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन था, ILO था। इसके ढांचे के भीतर स्वतंत्र देशों में स्वदेशी और अन्य जनजातीय और अर्ध आदिवासी आबादी के संरक्षण एकीकरण के संबंध में ILO कन्वेंशन जो है वो अपनाया गया था। तो ये ILO आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिससे स्वदेशियों के बारे में उनके अधिकारों को लेकर के बात की थी। ठीक है, राइट। अब ये थोड़ा आप याद नहीं रख पाएंगे। कन्वेंशन 107 में भूमि उपयोग और विरासत, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में अधिकार दिए गए हैं। 30 वर्षों के बाद ILO यानी अंतरराष्ट्रीय लेबर जो है, आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेबर है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने कन्वेंशन नंबर 107 को स्वतंत्र देशों में स्वदेशी और जनजातीय लोगों के सम्मेलन के द्वारा संशोधित किया था। ठीक है, राइट। और उसके बाद से अंतरराष्ट्रीय कानून में उनके अधिकारों में बहुत वृद्धि हुई है, बहुत बढ़ाया गया है। और 1970 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र ने स्वदेशी लोगों से संबंधित मुद्दों की अधिक विस्तृत से जांच करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और 1970 के दशक की शुरुआत में जिनेवा में गैर सरकारी संगठन ने स्वदेशी लोगों से संबंधित विशिष्ट मानवाधिकार मुद्दों पर भी पहल करनी शुरू कर दी थी। राइट। और 1971 में अल्पसंख्यकों के भेदभाव और संरक्षण की रोकथाम पर उन आरोपों ने स्वदेशी आबादी के खिलाफ भेदभाव की समस्या का अध्ययन करने के लिए मजबूर कर दिया गया और संगठन का नियुक्ति किया गया था। ठीक है, और उसके बाद कोमो ने निष्कर्ष निकाला, कोमो की नियुक्ति की गई थी। कोमो ने निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा मानवाधिकार मानकों को स्वदेशी समुदायों के मामले में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। ठीक है, स्वदेशी अधिकारों की मान्यता के इतिहास में अगला मील का पत्थर स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर मसौदा घोषणा है, जिसे 1993-94 में कार्य समूह को रिपोर्ट के 8 साल के दस्तावेजीकरण के आधार पर तैयार किया गया था। और अपनी प्रमुख उपलब्धियों में कार्य समूह ने स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा का एक मसौदा विकसित किया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था, ड्राफ्ट बनाया था, जिसे मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत किया गया। और 200 से अधिक स्वदेशी संगठन इसमें शामिल हैं, जो वर्ष में एक बार भाग लेते हैं और मिलते हैं, और उस प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा को अपनाने की ओर से ले जाया गया। ठीक है ना, राइट, ओके। तो आप इसे देख लीजिएगा, थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, अब क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारांश आ गया, मतलब यहाँ पे ये खत्म हो गया स्वदेशी। ठीक है ना, ओके। चलिए, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं स्वदेशी लोगों का वैश्विक वितरण। ठीक है ना, तो इस स्वदेशी लोगों का वैश्विक वितरण है, इसमें हम क्या देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ज्यादा ये बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो देखिए, एक्चुअली वैश्विक वितरण क्या है। वैश्विक का मतलब होता है विश्व में। ठीक है ना, कोई चीज जब विश्व के नजरिए से देखी जाए, अंतरराष्ट्रीय नजरिए से देखी जाए, वो वैश्विक हो जाता है। ठीक है ना, अपने देश से बाहर निकलना वैश्विक हो जाता है। तो देखिए, वैश्विक क्षेत्र में स्वदेशी लोगों को परिभाषित करना और उन्हें अलग करना थोड़ा मुश्किल है। अब विश्व में कितने कहाँ लोग रह रहे हैं, देशों में हर एक जगह अलग अलग से हमारे ही देश के स्थानीय लोगों का हमने देखा कितने सारे लोग रहते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इसलिए विश्व का या वैश्विक क्षेत्र में थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है उनको अलग कर, उन्हें वर्गीकृत करना यानी अलग करना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, जो स्वदेशी लोग होते हैं, ठीक है, जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनकी अपनी विषम यानी अलग संस्कृति होती है, उनके अपने धर्म और सामाजिक और आर्थिक संगठन होते हैं। हम लोगों से वो अलग होते हैं, बस आप इतना माइंड में रखिएगा। ओके, वे जनजाति समाजों में संगठित या गतिशील लोग हो सकते हैं। देखिए, इनकी जो कम्युनिटी होती है, इनका जो समाज होता है, इनका जो संगठन होता है, वो बहुत संगठित होता है, यूनिटी इनमें देखी जाती है, और ये ऑलवेज गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब ये होता है कि ये लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे भी जाके बस जाते हैं। खाना बदोश बंजारा लोग जो होते हैं इसी की श्रेणी में आते हैं। और वे राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में रह सकते हैं, ऐसी जगह जहां पे हम आप जाना, हमारा आपका जाना मुश्किल होता है,
जंगल वगैरह होते हैं, दुर्गम इलाके होते हैं, ये ऐसी जगहों पे रहते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर बहुत ही कीमती प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, जड़ी बूटियां, फल फूल, लकड़ी, औषधि वगैरह होते हैं, और जीविका के इनके साधन भी होते हैं, जैसे शिकार और चारा, स्थानांतरित कृषि, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाके खेती करने लगते हैं, चारा गाई, खाना बदोशी आदि होते हैं, ठीक है ना। तो जब उपनिवेशवाद ने कई स्वदेशी लोगों के जीवन और प्रथाओं को विभिन्न तरीकों से और अलग अलग रूप से प्रभावित किया है। अब देखिए, एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है स्थानीय लोगों में, उपनिवेशवाद से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपनिवेशवाद ने किस तरह से स्थानीय लोगों को प्रभावित किया है। देखिए, उपनिवेशवाद का मतलब पहले भी हम यूनिट में समझा चुके हैं कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के गुलाम हो जाता है, ठीक है ना, और राइट, उसके अंडर में हो जाता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी चीजें जो देश उसको अपने अधिकार में ले लेता है, तो जो देश जिस देश को अपने अधिकार में लेता है, ठीक है ना, वो उपनिवेशवाद कहला जाता है। उस देश उस देश का उपनिवेशवाद कहला जाता है। तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने उपनिवेशवाद स्थापित किया, उन लोगों ने इनको भी प्रभावित किया है, ठीक है ना। ओके, कुछ ऐसे आदिवासी लोग हैं जो बिल्कुल अलग थे, जिन्होंने उपनिवेशवाद से प्रभावित नहीं हुए, इफेक्टेड नहीं हुए, जैसे अमेजोनियन यानोमामी जनजाति। ये अमेजोनियन यानी कि अमेजन के जंगलों में पाए जाने वाले लोग, ये लोग इतने जंगली, आपने देखी है ना मूवी एनाकोंडा, एनाकोंडा में आपने देखी ना, वहां पे भी आदिवासी लोग रहते थे, किस तरह से नदी होती थी जहाँ इतने बड़े बड़े विशालकाय सांप पाए जाते थे, और नदियों के जंगल होते जहाँ पे लोग जा भी नहीं सकते थे, उनको पता भी नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, जीवन हो सकता है। ऐसी जगहों में आदिवासी लोग रहते हैं जहां जो लोगों के पहुंच से दूर होता है। सावरकर यानी पूर्वी मलेशिया के पेनान जनजाति है, ठीक है, सावरकर ही है, सावरक बोल सकते हैं, सावरक। और पापुआ की दानी जनजाति जो 1938 में बताइए खोजी गई थी। तो ऐसे ऐसे जगहों में, दुर्गम जगहों में ये लोग रहते हैं। तो 1993 में खोजी गई एक पापुआन जनजाति जिसका बाहरी दुनिया से कभी संपर्क नहीं था, और जनरली जब अचानक हम लोग उनके सामने पहुंच जाएंगे तो वो कत्ल भी, मर्डर भी कर देते हैं, ठीक है ना, बलि दे देते हैं भगवानों को खुश करने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए, बिकॉज वो अंधविश्वासी, रूढ़वादी ज्यादा होते हैं। उनकी संस्कृति में यही चीजें हैं, उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो एक परिचय हो गया। अब इसमें जब कुछ स्वदेशी लोगों ने अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखा, अपने प्राचीन धर्मों का पालन भी कर रहे थे, विदेशी धर्मों से भी कुछ प्रभावित हुए थे, जैसे इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है ना, इनसे प्रभावित हुए थे। ओके, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। हर महाद्वीप में स्वदेशी लोग हैं जो हजारों संस्कृतियों, भाषाओं और अनूठी पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, अब जैविक और सांस्कृतिक विविधता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लेते हैं। जैविक और सांस्कृतिक विविधता क्या है स्वदेशी के अंतर्गत, हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। ओके, राइट। चलिए, अब जैविक विविधता तो देखिए वही हो जाएगा क्योंकि जंगलों में रहते हैं। और सांस्कृतिक विविधता क्या है, तो प्रत्येक स्वदेशी जो होते हैं उनकी संस्कृति की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक परंपरा होती है, ठीक है ना। और स्वदेशी लोगों के बीच भारी विविधता के बावजूद कुछ विशेषताएं हैं जो स्वदेशी लोगों में अधिक सामान्य दृष्टिकोण से और अलग अलग मात्रा तक समान है, ठीक है, राइट। ओके, और एक खंड ऐसी विशेषताओं को उजागर करने का प्रयास करता है, इसमें आप पढ़ेंगे। तो स्वदेशी लोग के बीच में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती क्योंकि इनकी संस्कृति जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, ठीक है ना। तो स्वदेशी लोगों के बारे में संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के अनुसार यह अनुमान एक लगाया गया कि दुनिया भर में 90 विभिन्न देशों में 370 मिलियन से अधिक स्वदेशी लोग फैले हुए हैं। 370 मिलियन, इससे अधिक स्वदेशी लोग हैं और पूरे विश्व में, ठीक है ना। यही आप वैश्विक वितरण पढ़ रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेसन ही है आपका वैश्विक वितरण, और यही वैश्विक वितरण कहलाता है कि पूरी दुनिया में कितने स्वदेशी लोग कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। तो ये बस आप याद कर लीजिए। तो यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है किससे, सांस्कृतिक विविधता से, जैविक विविधता से या वैश्विक वितरण से आ जाता है, तो आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। ओके, जो स्वदेशी लोग हैं इन्हें हम किस और नाम से जानते हैं, जैसे आदिवासी जिन्हें हम कहते हैं जंगलों में रहते हैं, मूल निवासी जिनकी एक विशिष्ट पीढ़ियां जो है उसी देश की हैं, उसी देश के पुराने समय के लोग चलते आ रहे हों, जिसे हम बोलते हैं मूल निवासी, हम इसी देश के रहने वाले हैं। या स्वायत्त लोग जो बिल्कुल अलग थलग लोगों से होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक या प्रथम लोग भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है, ओके, राइट। तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों के स्वदेशी लोगों में निम्नलिखित सभी आंशिक विशेषताएं हैं। तो क्वेश्चन क्रिएट होता है स्वदेशी लोगों की विशेषताएं क्या है, ठीक है ना।
स्वदेशी लोगों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं बताइए। विशेषताएं देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहली विशेषता, एक क्षेत्र के मूल निवासियों के वंशज हैं जिन पर जीत प्राप्त करी गई थी। ठीक है, यानी मैंने कहा ना, एक भौगोलिक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले रहने वाले लोग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, तो एक क्षेत्र के मूल निवासी होते हैं और वहां के वंशज होते हैं, यानी वंश पीढ़ी के अकॉर्डिंग इनका वंश आगे चलता रहता है। ठीक है ना। पारिस्थितिक तंत्र के लोग हैं, जैसे कि स्थानांतरण, स्थायी खेती करने वाले, चारवाहे, शिकारी, इकट्ठा करने वाले, मछुआरे और हस्तशिल्प निर्माता जो प्रकृति के विनियोग की बहुउपयोगी रणनीति अपनाते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के लोग हैं, मतलब इनका संबंध प्रकृति से होता है, जैविक चीजों से ज्यादा होता है, इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग होते हैं। क्योंकि या तो ये एक जगह पे रहते हैं तो स्थायी खेती करते हैं, यदि जगह बदलते हैं तो स्थानांतरण खेती हो जाती है। चरवाहे भी होते हैं, शिकारी भी होते हैं, शिकार करते हैं और उससे अपना भरण पोषण करते हैं, मछुआरे होते हैं और बहुत से हस्तशिल्प निर्माता होते हैं। ठीक है ना, जो मिट्टी वगैरह इन सभी चीजों का, मूर्ति वगैरह का काम करते हैं। तो दूसरी ये हो गई। तीसरा, छोटे पैमाने पर गहन श्रम के रूप में ग्रामीण उत्पादन का अभ्यास करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा श्रम करते हैं और इनका उत्पादन एक ग्रामीण स्तर पर होता है, गांव के स्तर पर होता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटा होता है, जो थोड़ा अधिशेष पैदा करता है और कम ऊर्जा का उपयोग करता है। तो ऊर्जा भी इन्हें कम लगती है यहाँ पर, और ये क्या करते हैं, ग्रामीण गांव के माहौल में उत्पादन करते हैं। केंद्रीकृत राजनीतिक संस्थान नहीं है, इनका कोई भी राजनीतिक संस्थान नहीं है, समुदाय के स्तर पर अपना जीवन व्यवस्थित करते हैं और आम सहमत के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो इनका एक अपना समुदाय है, आप ऐसे कह सकते हैं कि इनका अपना एक समुदाय है। इनका कोई भी राजनीतिक संस्थान नहीं है कि राजनीति के माध्यम से चले, बल्कि इनका काम जो होता है समुदाय के माध्यम से होता है, और समुदाय में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो आपसी सहमत से, सभी की सहमत से लिए जाते हैं। एक आम इनकी भाषा होती है, बहुत सी ऐसी भाषाएं होती जो हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, इनका अपना धर्म नैतिक मूल्य होता है, अपने मूल्यों को और नैतिकता को लेकर चलने वाले लोग होते हैं। विश्वास, कपड़ों और पहचान विशेषताओं के साथ साथ एक विशेष क्षेत्र के साथ संबंध साझा करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे आदिवासी लोग होते हैं जिन्हें उनके आभूषण या उनके कपड़े से पहचान जाते हैं कि ये इस व्यक्ति विशेष के लोग हैं। यही है, कपड़े और अन्य पहचान के साथ इनकी विशेषता बनती है। ठीक है ना, राइट। एक अलग विश्व दृष्टिकोण जिसमें प्राकृतिक ब्रह्मांड के साथ प्रकृतात्मक आदान प्रदान के आधार पर भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के लिए संरक्षक गैर भौतिकवादी दृष्टिकोण शामिल है। ये अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो करते हैं लेकिन किसी और को करने नहीं देते हैं। जिस जगह पे ये लोग रहते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं, उस जगह पे आप जाके वहां के प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे हो गए, जड़ी बूटियां हो गई, ठीक है ना, फल फूल हो गए, औषधियां हो गई, मान लीजिए वहां पे कोयले, बहुत सारे खदान वगैरह कुछ भी है हो, लेकिन ये तो आपका दूसरा आ जाएगा प्राकृतिक में, मतलब प्रकृति में, हाँ तो उसमें आ जाएगा प्राकृतिक संसाधन में भी। तो इन चीजों का दोहन ये खुद करते, किसी और को करने नहीं देते, तो एक तरह से संरक्षक होते हैं। ठीक है ना, और खुद भी इसका उपयोग बहुत कम करते हैं। एक प्रमुख संस्कृति और समाज के अधीन होते हैं। इनकी एक प्रमुख संस्कृति होती है और एक इनका प्रमुख समाज होता है। उसी संस्कृति, उसी समाज को ये फॉलो करते हैं और मानते हैं। ठीक है ना, ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनता है जो विषयगत रूप से खुद को स्वदेशी मानते हैं। वो खुद कहते हैं कि वे यहाँ के मूल वंशज हैं, मूल स्थानीय निवासी हैं। ये विशेषताएं हैं आपकी किसकी, स्वदेशी लोगों की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो इनकी एक विशिष्ट जो विशेषता है वो है अनूठी परंपराओं की विशेषता, यानी इनकी अपनी कुछ परंपराएं होती हैं, उनकी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं हैं जो उन सभी प्रमुखों को उनमें से जोड़ के रखती है, समाज से अलग है जिनमें वो रहते हैं। ठीक है ना, राइट। जो प्रमुख बड़े समाज है उनसे इनको अलग करती है इनकी प्रमुख अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाएं। जैसे अमेजन के वन निवासियों से लेकर भारत के आदिवासी लोगों और आर्कटिक के इनुटिक से लेकर ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों तक स्वदेशी लोगों की 5000 से अधिक विभिन्न भाषाएं और जाति संस्कृतियां हैं। तो देखिए यहाँ पर अमेजन से लेकर के कहाँ तक, यानी ब्राजील से लेकर के आप भारत आइए, भारत से आप आर्कटिक आइए और ऑस्ट्रेलिया जाइए, इन सभी के बीच में 5000 से अधिक स्वदेशी जनजातियां पाई जाती हैं जिनकी अपनी भाषाएं और जाति संस्कृतियां हैं। ठीक है ना। हाँ, अब आजकल ऐसा हो गया है कि कुछ स्वदेशी लोग हैं जंगल से शहरी क्षेत्रों में चले गए। ठीक है ना, उसका रीजन क्या था
क्योंकि वन और कृषि भूमि की कमी उनको होने लगी, या फिर कृषि कर रहे हैं तो उपजाऊ नहीं होती थी, खराब होती थी। इस स्थिति में भी लोगों ने अपने क्षेत्र से पलायन किया और दूसरी जगह चले गए, ठीक है ना, पारंपरिक जीवन शैली जीते हैं। ओके राइट। तो स्वदेशी लोगों के बीच निम्नलिखित विभिन्न जीवन शैली को अलग कर सकते से। अब जीवन शैली का मतलब होता है कि किस तरह के लोग वो जीवन जीते हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए भी क्या क्या करते हैं। पहला चरवाहे हो गया, जीवन शैली की बात आती है। तो मुख्य रूप से अपने उपभोग, कपड़े और आश्रय के लिए, व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए मवेशियों को रखने पर निर्भर होते हैं। ये लोग अक्सर खाना बदोश होते हैं, ठीक है ना, जैसे भारत में वन गुर्जर पशुचारक हैं और ये अपने खाना के लिए जगह बदलते रहते हैं। फिर शिकारी और संग्रहकर्ता होते हैं जो मछली और पक्षी का शिकार करते हैं। उपभोग के लिए जंगल से फल और कीड़े आदि वगैरह को इकट्ठा करते हैं। गैर लकड़ी वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, दवा के रूप में, जहर और कीटनाशकों के रूप में भी ये औषधि का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, राइट। तो शिकारी और संग्रहकर्ता हो गया। फिर किसान आते हैं। किसान जो होते हैं स्थानांतरित खेती करने वाले होते हैं जो परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं, छोटे भागों में, छोटे पैमाने पर खेती करते हैं, ठीक है ना। व्यापार के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता है। खेती को आमतौर में शिकार, मछली पकड़ने, इकट्ठा करने के साथ ही जोड़ा जाता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के ऊंचे इलाकों के स्वदेशी लोग जैसे आयमारा और भारत के कई आदिवासी किसान निर्वाहक किसान कहलाते, ठीक है ना। तो ये हो गया जीवन शैली हो गया, ठीक है ना। ओके ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब जीवन शैली में देखिए क्या होता है। जनरली आदिवासियों के पास एक ही चीज होती है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है भूमि, और भूमि उनके लिए जीवन होता है, ठीक है ना। वो इसलिए नहीं होता है कि वो उससे अपने दैनिक जीवन की उपयोग की वस्तु या दैनिक जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है ना, उसको यूज करते हैं, उस पर वो निर्भर हैं। वो इसलिए भूमि को अपना जीवन मानते हैं कि उस भूमि से उनकी पूरी संस्कृति, सामाजिक और आध्यात्मिक चीजें जुड़ी हुई होती हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि इस पृथ्वी पर है, इस जगह पे, इस क्षेत्र पे हमारा जन्म हुआ है तो हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे, हमारे पूर्वज इस जगह पे, इस हवेली में थे तो हम यहीं पे रहेंगे। यही होता है सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहचान, ठीक है ना। और ये भी माना जाता है कि स्वदेशी लोगों ने उसके दृष्टिकोण और उनके पारिस्थितिक ज्ञान के कारण विश्व पर जैविक विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है ना। तो स्वदेशी लोगों के लिए भूमि और सामान्य प्रकृति में एक पवित्र गुण है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, स्वदेशी लोगों के लिए भूमि और सामान्य प्रकृति में एक पवित्र गुण है जो पश्चिमी सोच में लगभग अनुपस्थित है। यानी कि पश्चिमी सोच प्रकृति को नहीं मानती है, स्वदेशी लोग प्रकृति पे ज्यादा यकीन करते हैं। पश्चिमी लोग संस्कृत को नहीं, उनकी संस्कृत जो होती है वो उसी पे खुश होते हैं। लेकिन जो स्वदेशी लोग होते हैं वो भूमि को पूजनीय और सम्मानित मानते हैं, ठीक है ना। स्वदेशी लोग भूमि को केवल एक आर्थिक संसाधन के रूप में नहीं मानते, किसका जीविकोपार्जन हमारा चलता है, दैनिक आहार की हमारी वस्तुएं इससे पूरी होती है, इससे हमारा पेट पलता है, ये चीजें वो नहीं मानते हैं, ठीक है ना। वो उसको पूजा के रूप में देखते हैं। तो स्वदेशी ब्रह्मांड दर्शन के तहत प्रकृति जीवन का प्राथमिक स्रोत है जो पोषण करती है, सिखाती है, और इसलिए प्रकृति न केवल एक उत्पादक स्रोत है बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र का संस्कृत मूल भी है, ठीक है ना। ओके, तो हो गया। यदि आध्यात्मिकता और संस्कृत से भी आएगा तब भी आप इसको लिख लेंगे, क्योंकि इसकी पहचान को प्रकृति, वातावरण, सभी ऊपर भी मैंने एक चीज बताया, इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। ओके, और क्या देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, चलिए जैविक विविधता थोड़ा देख लेते हैं। यदि इससे क्वेश्चन, अभी तो हमने संस्कृत के बारे में पढ़ लिया, अब कोई डाउट तो नहीं है ना। जैविक विविधता देख लें। अब देखिए, गोजालो ओविएडो द्वारा विश्व वन्य जीव कोष WWF के एक अध्ययन के अनुसार उच्च जैविक विविधता वाले क्षेत्रों और उच्च सांस्कृतिक विविधता वाले क्षेत्र के बीच एक मजबूत संबंध है। यानी उच्च जैविक विविधता और उच्च सांस्कृतिक विविधता, जैविक और सांस्कृतिक हम दोनों चीजें पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन अलग भी पूछ सकता है या एक क्वेश्चन यहाँ पे भी क्रिएट कर सकता है कि जैविक विविधता और उच्च सांस्कृतिक विविधता वाले क्षेत्र के बीच क्या संबंध है, दर्शाइए, ठीक है, राइट। तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। वैश्विक 200 पारिस्थितिक क्षेत्रों यानी जैविक विविधता में सबसे समृद्ध क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है वैश्विक, ठीक है। 200 पारिस्थितिक क्षेत्रों के 80% क्षेत्रों में एक या अधिक स्वदेशी लोग रहते हैं। यानी वैश्विक का मतलब विश्व में यदि 200 पारिस्थितिक क्षेत्र है तो इन 200 पारिस्थितिक क्षेत्रों के 80% क्षेत्रों में एक या अधिक स्वदेशी लोग रहते हैं। ओके, देखिए
स्वदेशी लोग रहते हैं किस 80% क्षेत्रों में। और पर्यावरण के प्रबंधन के अपने लंबे इतिहास में स्वदेशी लोगों ने पारिस्थितिक ज्ञान जो है इकट्ठा कर लिया है, संस्कृत और भाषाओं को इसमें शामिल कर लिया है, ठीक है ना। यानी संस्कृत या समाज के लिए जो अद्वितीय ज्ञान है उन्होंने इससे हासिल किया है, और एक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जैविक विविधता, और उसके लिए खाद्य सुरक्षा, मानव और पशु स्वास्थ्य, शिक्षा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में अपने जीवन को बनाए रखने के लिए एक सामाजिक पूंजी है। तो क्या मानते हैं कि खाद्य सुरक्षा, मानव और पशु स्वास्थ्य, शिक्षा और जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं इनमें प्रबंधन में इनका उन्होंने प्रबंधन किया, और अपने जीवन को बनाया नहीं, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक पूंजी उन्होंने कमाई, और वो सामाजिक पूंजी है खाद्य सुरक्षा, मानव, पशु स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। तो दुनिया के 80% तक स्वदेशी आबादी अपने भरण पोषण के लिए स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर निर्भर है। अब ज्ञान प्रणालियां कौन कौन सी हैं? ये जो ज्ञान प्रणालियां हैं वो वही है जो हमने अभी आपको बताया, खाद्य सुरक्षा, मानव, पशु स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन, संस्कृत और भाषाएं, ठीक है, राइट। उनमें से अधिकांश के लिए प्रमुख विशेषता यह है कि उनके जीवन के विशेष तरीकों का अस्तित्व उनकी पारंपरिक भूमि और उस पर प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच और अधिकारों पर निर्भर करता है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज दैट मान लीजिए आप किसी जंगल में रह रहे हैं, उस जंगल में गवर्नमेंट का तो कोई हाथ होता नहीं है, गवर्नमेंट की जमीन होती है लेकिन वो नाप जोक तो कुछ होता नहीं है, वो फ्री होती है, लोग वहां पर रहने लगते हैं और धीरे धीरे करके उनका एक वंश से दूसरा वंश वहां पे स्टार्ट हो जाता है, तो वो उनकी भूमि पारंपरिक हो जाती है, ठीक है। अब उस जंगल में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी चीजें उनको उस जंगल से मिल रही है उन पर उनकी पहुंच हो जाती है, उनको पाने का सीधा अधिकार हो जाता है, ठीक है ना, वो राइट्स उनको मिल जाते हैं। तो वे भेदभाव से ग्रस्त हैं क्योंकि उन्हें समाज के अन्य अधिक प्रभावशाली क्षेत्रों की तुलना में कम विकसित और कम उन्नत माना जाता है। अब बिल्कुल सही है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आज आपके सामने एक आदिवासी व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया जाए जो घने जंगलों में रहता हो, तो क्या होगा, कैसा फील करेंगे आप? या आप देख भी लेते होंगे कहीं पे तो आप कह भी देते हैं। यही होता है, उनके साथ भेदभाव इसीलिए किया जाता है क्योंकि उनका समाज जो है ना तो डेवलप है, ना ही विकसित है, ना वो ज्यादा शिक्षित होते हैं, ना पढ़े लिखे होते हैं बहुत, या तो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, अनक्षर होते हैं, या फिर निरक्षर या थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है ना। तो जो उनका डेवलपमेंट, उनका जो विकास है वो उन्नत समाज से, डेवलपमेंट यानी विकसित समाज से कम होता है क्योंकि वे अक्सर दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं जहां ना स्कूल है, ना स्वास्थ्य है, ना सुविधा है, ना सड़क है, ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। और भौगोलिक रूप से वो अलग थलग रहते हैं, तो राजनीतिक और सामाजिक रूप से हाशिए के विभिन्न रूपों से पीड़ित होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जो नक्सली लोग होते हैं ये भी जंगल में रहते हैं, और जनरली ये नक्सली लोगों की सहायता कौन करते हैं? आदिवासी लोग करते हैं। अब क्योंकि सरकार की पहुंच वहां तक नहीं होती है, राजनीति की पहुंच वहां तक नहीं होती है, उनको सुविधाएं नहीं होती हैं, तो नक्सली लोग उनको कुछ सुविधाएं दे देते हैं किसी चीजों की और उनको अपने साथ में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं के भीतर वर्चस्व शोषण के अधीन है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका जैविक और सांस्कृतिक, ठीक है, राइट। चलिए अब देख लेते हैं जीवन शैली, हम आपको बता ही दिए थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, अनुमानित जनसंख्या और वितरण नहीं, हम ये नहीं देखेंगे। अगर पूछते हुए तो ऊपर जो हमने आपको पढ़ाया था कितने मिलियन, 370 कितने मिलियन लोग हैं वो आप देख लीजिएगा। अगर थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतरराष्ट्रीय और स्वदेशी मामलों पर अंतरराष्ट्रीय कार्य समूह ने अनुमान लगाया कि कुल स्वदेशी संख्या 300 से 500 मिलियन के बीच है, जो दुनिया भर के लगभग 90 विभिन्न देशों में फैली हुई है, अब शुरू में भी देख चुके हैं, और जो दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। और वर्ष 2000 की शुरुआत में सिर्फ 6 अरब से कम की वैश्विक आबादी में स्वदेशी आबादी का कुल लगभग 5% था, ठीक है। और आज यह संख्या 370 मिलियन स्वदेशी लोगों के बराबर हो गई है। तो अगर आंकड़ा पूछता है तो आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्वदेशी लोगों की मजबूत उपस्थिति वाले राष्ट्र कौन कौन से हैं? स्वदेशी लोगों की, ठीक है ना, ओके। पापुआ न्यू गिनी 77, बोलीविया 70, ग्वेटामाला 47, पेरू 40, इक्वाडोर 38, म्यांमार 33, लाओस 30, मैक्सिको 12, न्यूजीलैंड 12। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा जंगल और दुर्गम क्षेत्र पाए जाते हैं। स्वदेशी लोगों का वैश्विक अवलोकन,
वैश्विक अवलोकन आता है तो फिर आपको वही इसमें देश के बारे में लिखना पड़ेगा कि एशिया में 70% से अधिक लोग अपनी पहचान स्वदेशी लोगों से संबंधित बताते हैं, ठीक है ना। तो स्वदेशी, एशिया में स्वदेशी और आदिवासी लोगों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है और संयुक्त राष्ट्र के अनुमान लगाया है कि दुनिया के 2/3 स्वदेशी लोग एशिया में रहते हैं। 2000 से अधिक सभ्यताओं और भाषाओं का घर है स्वदेशी लोगों का, ठीक है ना। यानी स्वदेशी लोगों में 2000 से अधिक उनकी सभ्यताएं और भाषाएं हैं और एशिया में 260 मिलियन स्वदेशी लोग हैं और जिनमें अकेले भारत का हिस्सा 90 मिलियन से अधिक है। तो एशिया में 260 मिलियन स्वदेशी हैं, 260 में से 90 मिलियन भारत में ही रहते हैं, जो इसी दुनिया में सबसे अधिक सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्र बनाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में भी बड़ी संख्या में स्वदेशी आदिवासी आबादी वाले लोग सीमा के भीतर रहते हैं वे उस देश की आदिवासी या मूल निवासी हैं जिनमें वे रहते हैं। एशिया में अधिकांश स्वदेशी लोग संख्या में कम है, कुछ की आबादी से कुछ हजार या कुछ 100 की ही है। भले ही वे संख्या में कम हो पर उनकी अपनी विशिष्ट जो पहचान, उनकी विशिष्ट पहचान क्या है? भाषा, संस्कृति, परंपरा आप कह सकते हैं, कानून और सामाजिक और राजनीतिक संस्थान है, ठीक है ना, जो अपने देशों के प्रमुख जाति समूहों से बहुत अलग है। और जबकि यानी वहां के उनमें भी मुखिया होता है, संगठन होता है, मुखिया होता है, उसका चुनाव होता है, जो वो कहता है वही उसको फॉलो करते हैं, तो वही उनका रूल, वही कानून हो गया। और जबकि स्वदेशी लोगों के बीच एक विशाल विविधता मौजूद है जिसमें कुछ सामान्य पहलू हैं: मजबूत सांस्कृतिक लगाव, भूमि, जंगल, समुद्र, प्राकृतिक संसाधन, उनकी आजीविका के निर्भरता। नहीं, आजीविका के लिए क्या करते हैं? भूमि, जंगल, समुद्र, प्राकृतिक संसाधन, ये आजीविका के साधन है। क्वेश्चन यदि आता है स्वदेशी लोगों से क्या समझते हैं? उनकी जैविक विविधता, शारीरिक विविधता को समझाइए और आजीविका के साधन लिखिए। तो फिर आजीविका के साधन यही है: भूमि, जंगल, समुद्र, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। ये देखिए आदिवासी एशिया के स्वदेशी लोगों का चित्र देखिए। ऐसे लोग को आप देखेंगे ना, समझ जाएंगे, जो जंगलों की ओर रहते हैं, ठीक है, राइट। चले आगे बढ़े। अब भारत की अगर बात की जाती है, ठीक है ना, एशिया के संदर्भ में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एशिया का है और उसमें भारत आता है, ठीक है ना। तो एशियाई संदर्भ में स्वदेशी गुणों वाले लोगों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में अनुसूचित जनजाति और जनजाति के रूप में, है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति। बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया में जनजातियां और चीन में राष्ट्रीय और फिलीपींस में सांस्कृतिक समुदाय। ये इतने मेन भारत के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। एशिया के संदर्भ में भारत में स्वदेशी लोगों की क्या स्थिति है बताइए, तो फिर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, राइट, ओके। क्योंकि इनका जो नाम होता है वो पूर्वजों के द्वारा दिए गए नामों का उपयोग करते हैं, इसलिए भाषा में अनुवाद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कई मामलों में स्वदेशी लोगों को लगता है कि अन्य लोगों द्वारा उन्हें दिए गए नाम जो है वो अपमानजनक है और वो उससे नाराज हैं, क्योंकि अक्सर सांस्कृतिक हीनता की धारणा को आदि में पिछड़े होने का संकेत देते हैं। कुछ नाम जैसे हैं चंचेट, जिसका अर्थ जातीयता होता है, ठीक है ना, कंबोडिया में राष्ट्रीय होता है, बांग्लादेश में उपजात यानी आदिवासी, साकाई यानी गुलाम, थाईलैंड में कुछ शिकारी समूहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फैन यानी आदिम लोग हान चीनी ताइवान द्वीप पर आ गए थे, ठीक है। तो दुनिया भर के 2/3 स्वदेशी लोग उच्च सांस्कृतिक विविधता के साथ एशिया में रहते हैं और इन लोगों के बारे में सामान्यीकरण से इन जटिल और विविध लोगों की स्थितियों को अधिक सरल बनाने की संभावना की गई है। लोग अपनी कानूनी स्थिति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके, चलिए, हाँ, भारत के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। भारत अफ्रीका के बाद दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अफ्रीका के बाद, अफ्रीका में क्या है? जंगल ही जंगल तो है, ठीक है ना, वही तो मैं कह रही हूँ। उसके बाद भारत, तो अफ्रीका के बाद दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी क्षेत्र है और मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से सबसे आकर्षक देशों में से एक है। क्या? भारत। और भारत ने 1958 में ILO, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, ठीक है ना, स्वदेशी और जनजाति जनसंख्या सम्मेलन 1957 की पुष्टि की थी और स्वदेशी लोगों को स्वदेशी लोगों शब्द को आधिकारिक तौर पर भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है या उपयोग नहीं किया गया है स्वदेशी लोग का। इन्हें यहाँ पे आदिवासी जनजाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में समझे जाने वाले शब्दों के उपयोग के संबंध में भारत सरकार की स्थिति है कि सभी भारतीय भारत के मूल निवासी है। तो यहाँ पर भारत में स्वदेशी शब्द यूज नहीं किया जाता है। भारत सरकार का मानना है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने स्वदेशी कहा है, लेकिन भारत सरकार का मानना है
कि जो भारत के मूल निवासी हैं, यानी भारतीय जो हैं, सभी भारतीय भारत के मूल निवासी हैं, तो इनको स्वदेशी शब्द यहाँ पर नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, कुछ उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जनजाति प्रशासनिक श्रेणी में सरकारी कामकाजों के लिए रखा गया है, ठीक है ना। और उन वर्गों को अक्सर लोग स्वदेशी मान लेते हैं, माना जाता है। तो अनुसूचित जनजाति को स्वदेशी माना जाता है भारत में, ठीक है, राइट, ओके। 2010-11 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आने वालों की कुल संख्या 104 यानी 104.3 मिलियन है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। ये चीजें, कुछ टॉपिक जो है ना, आप कॉपी बना लीजिए और उसमें लिखिएगा। जब आप ये कुछ चीजें लिखेंगे और पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, तो आप उसको ऑटोमेटिक एक्सप्लेन करके लिख लेंगे। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कब उसकी स्थापना की गई, फिर उसको क्या कहा गया, फिर जब जनगणना की बात आती है, तो सब चीजें लिखने से थोड़े नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। तो भारत के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्यता प्राप्त कुल 705 अलग अलग समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया गया है, यानी स्वदेशी के रूप में, जो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, ठीक है ना। और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक समूह के रूप में उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के रूप में संदर्भित किया जाता है। और इस तरह भारतीय संविधान में उनको वंचित होने और सदियों के बहिष्कार के कारण, जो बहुत टाइम से उनको बहिष्कार किया गया, समाज से अलग करके रखा गया, विशेष दर्जा दिया गया, ठीक है ना, राइट। और इसीलिए भारत सरकार स्वदेशी शब्दावली से बचती आई है, ठीक है। और उन्हें लोकप्रिय रूप से आदिवासी मूल निवासी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया भारत के बारे में। यदि आता है तो बड़े आराम से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। बांग्लादेश नेपाल नहीं, आप भारत का पढ़ लीजिए। अगर एशिया के बारे में पूछता है तो लिख दीजिएगा, और भारत का पूछेगा तो आप लिख ही सकते हैं। देखिए, एशियाई देशों स्वदेशी लोगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी तो भारत का लिख दीजिएगा। अफ्रीका का मुझे नहीं लगता कितना इंपॉर्टेंट है, अगर लगता है तो आप प्लीज इसे देख लीजिएगा। अफ्रीका मूल के लोगों की छवियां ये हैं, इस तरह के लोग। देखिए, अपने विशेष पहनावे के कारण इस तरह के इनके पहनावे होते हैं, ठीक है ना। इस तरह के इनके बाल होते हैं, ये पहनावे, ये देखिए बाल किस तरह के होते हैं, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, ये यूनिट फिनिश्ड होनी चाहिए आई थिंक। बुरुंडी, ओके, कांगो थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा तो हो सकता है, ओके। लैटिन अमेरिका नहीं, तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट वही है, सांस्कृतिक विविधता वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है, उनकी विशेषताएं देख लीजिएगा, बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखिए सारांश भी आ गया है, ठीक है ना, ओके। चलिए, अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट यूनिट ले लें। इसी में क्या वीडियो लेंदी तो होगा, लेकिन हो जाने दीजिए, एक ही वीडियो बनाते हैं, एक ब्लॉग का एक वीडियो। तो नेक्स्ट यूनिट हम ले लेते हैं भारत के स्वदेशी लोग। अभी आप इसमें भारत के बारे में पढ़िएगा, तो उसमें सांस्कृतिक और जैविक विविधता से क्वेश्चन और विशेषता से पूछ सकता है, दो चीजों से। अब इसमें हम देखेंगे भारत के स्वदेशी लोग, जिसमें हम सीधे आदिवासियों की स्वदेशी लोगों के रूप में पहचान की समस्या पढ़ लेते हैं, और कुछ ज्यादा पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सांस्कृतिक विविधता भारतीय समाज की एक वास्तविकता है। हमारे भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, और सांस्कृतिक विविधता तभी पाई जाएगी जब बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो भारत को, ठीक है, समानता की तुलना में मतभेदों के संदर्भ में अधिक माना जाता है। और जैसे मतभेद कौन कौन से हैं, मतभेदों को माना जाता है इसका धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति, ये चार चीजें यहाँ भारत में पाई जाती हैं। यही तो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म हो गए, फिर क्षेत्र उत्तर दक्षिण पश्चिम, ये सभी क्षेत्र हो गए, फिर सबकी अपनी अलग भाषाएं हो जाती है, फिर उनकी जाति हो जाती है, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर साहित्य, जनजातियों पर जब साहित्य लिखा गया तो साहित्य मुख्य रूप से 3 स्रोतों से आया। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान विभाग, और आदिवासी आबादी से, ठीक है ना। तो भारत में स्वदेशी लोगों शब्द का प्रयोग अक्सर जनजातियों और उनके पारंपरिक वनवासियों के अर्थ के लिए एक दूसरे का स्थान पर, यानी कि भारत में स्वदेशी लोगों शब्द का प्रयोग जनजातियों के लिए किया जाता है, और वास्तव में कुछ लोग भारतीय संदर्भ में आदिवासी शब्द को अधिक उपयुक्त मानते हैं, ठीक है ना, राइट। एक निश्चित श्रेणी के लिए किया जाता है, ओके। और जैसे शर्मा का लोग बनाम सूरी नाम के मामले में इसे छोड़ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। ये भी छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। हमने जैसे पढ़ लिया कि भारत में स्वदेशी विशेषताओं वाले लोगों को कई नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, आदिवासी, जनजाति, गिरिजन, वनवासी।
वन जाति और पहाड़ी जनजाति, इतने सारे नाम हैं जो स्थानीय लोगों को स्थानीय लोग नहीं कहा जाता, स्वदेशी लोग नहीं कहा जाता है, बल्कि इनको क्या कहा जाता है, इतने नामों से जाना जाता है। तो भारत के जनजाति लोगों को भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति कहा गया है। ठीक है, और भारत में जनजातियों का प्रश्न प्रशासनिक और राजनीतिक विचारों से भी जुड़ा हुआ है। इनके लिए भी एक अनेक सूची बनाई गई है जिनमें जनजातियों को शामिल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर उनको बहुत सारे राइट्स और कानून अधिकार भी दिए गए हैं। तो स्वदेशी लोगों को मूल निवासी, असभ्य लोग, आदिवासी, पहले लोग, राष्ट्रीय आदिवासी जनजाति के नाम से पुकारा जाता है, और भारत के स्वदेशी लोग खुद को आदिवासी, मूल निवासी कहना पसंद करते हैं। तो आदि शब्द का अर्थ है पहला। आदि का मतलब पहले तो होता है ना, आदि, मूल या प्रारंभिक काल, आदि में यानी पहले। ठीक है, और वासी शब्द का अर्थ है निवासी। ठीक है, तो आदिवासी के रूप में आत्म पहचान स्वदेशी लोगों की आधुनिक अवधारणा से मेल खाती है। तो पहले के, मूल के, प्रारंभिक लोग के, निवासी जो यहाँ रहते थे वो क्या कहलाते हैं, स्वदेशी या फिर आदिवासी। ठीक है, ओके। तो भारत के संदर्भ में देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। अब भारत में प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश देख लीजिए, प्रधान, कोलम, गोंड, चेचू। असम में बोरो, कचारी, मिकिर जो इजी हो। बिहार झारखंड में बंजारा हो गया, मुंडा, कोरवा हो, संथाल हो गया। गुजरात में आपका भील हो गया, गोंड हो गया, सिद्धि हो गया। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुर्जर हो गया। कर्नाटक में भील, चोचू, गोंड, कंबारा, कोली, कोया हो गया। इस तरह से देख लीजिए। ठीक है ना, राइट, ओके। चलिए, शुरू में पढ़ चुके हैं कि भारत में एशिया में जनजातीय आबादी का सबसे बड़ा और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। भारत एशिया में, अफ्रीका पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे। ठीक है ना, और संविधान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 366 और 25वीं 366 और अनुच्छेद जो है वो 25 होगा, अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भित करता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित है। तो अनुच्छेद 342 के में अनुसूचित जनजाति को रखा गया है। ठीक है, राइट। और ये अनुच्छेद क्या कहता है? 342 ये अनुच्छेद कहता है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना संसद के बाद के अधिनियम के माध्यम से ऐसा घोषित किया गया है, उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति माना जाएगा। तो राष्ट्रपति ने संशोधन के बाद जिनको क्या किया है, अनुसूचित जनजाति घोषित किया है, उन्हीं को अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। तो अनुच्छेद 342 अनुच्छेद 342 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो अनुच्छेद 342 जनजाति या जनजाति, जनजातियों या जनजाति समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों के लिए निर्देश प्रदान करता है और जिन्हें संविधान के लिए उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति माना जाता है। ठीक है ना, तो केंद्र के द्वारा मान्यता उन्हें दी जाती है, तभी उनको अनुसूचित जनजाति माना जाता है। और अनुसूचित जनजाति की सूची प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए भेजी जाती है और उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में मान होती है, ना कि बाहर। ठीक है, राइट, ओके। तो अनुसूचित जनजाति राज्य केंद्र शासित प्रदेश विशिष्ट है और एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय को दूसरे राज्य में ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी राज्य के अकॉर्डिंग बटे हुए होते हैं और किसी समुदाय को दूसरे राज्य में ऐसा होने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, राइट, ओके। अब इनकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं? समुदाय के सबसे पहले तो आदिम लक्षण, विशिष्ट इनकी संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, लोगों से अलग थलग रहना, है ना, बड़े पैमानों पर समुदाय के साथ संपर्क की शर्म में, यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लोगों से मिलने जुलने में भी हिचक करते हैं, पिछड़ापन होता है क्योंकि ये जनजाति जो होते हैं ये मैदानी और जंगलों और पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों पर रहते हैं और जहाँ की पारिस्थितिक और भू जलवायु बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, राइट, ओके। चलिए, अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया? अच्छा, भारत में आदिवासी निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में रहते हैं। तो भारत में 5 ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आदिवासी रहते हैं। अब देख लीजिएगा, हिमालयी बेल्ट हो गया जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां, हिमाचल आता है। मध्य भारत हो गया दूसरा जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आता है। पश्चिमी भारत हो गया इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और
द्रविड़ क्षेत्र यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आते हैं। ठीक है ना। तो इनकी बहुत सारे ऐसी विविधताएं होती हैं, जटिलताएं होती हैं, ठीक है ना, जिसकी समस्याएं होती है, जिनके कारण भारतीय जनजाति को विभिन्न समूहों में बांटना आसान नहीं है। ठीक है, राइट, ओके, चलिए। अब भारत में अलग अलग धर्म, जाति, पंथ, नस्ल, सबसे बढ़कर अलग अलग जीवन जीने वाले, अपनी संस्कृति, अपनी जाति पहचान रखने वाले लोग होते हैं। स्वदेशी स्वदेशी या जिन्हें हम अनुसूचित जाति बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं। और जिस देश में आदिवासी लोग ज्यादा पाए जाते हैं, स्वदेशी लोग ज्यादा पाए जाते हैं, वो देश सांस्कृतिक रूप से बहुत बड़ा होता है। और भारत उन एक देशों में है जहाँ पे बहुत सारी उप संस्कृतियां पाई जाती हैं। आदिवासी लोग जो होते हैं, उनके जीवन जीने के तरीके बहुत अलग होते हैं, ये अलग अलग रहते हैं और उनके द्वारा अपनाए गए सांस्कृतिक पैटर्न के अनुसार, यानी जो उनकी संस्कृति होती है उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। ठीक है ना। और सांस्कृतिक विभिन्नताएं एवं संस्कृति वाले लोगों को एक समूह से दूसरी संस्कृति से अलग करती है। ठीक है, ओके। तो जो इन समूहों की संस्कृत की विशेषताएं हैं, वो केवल एक पीढ़ी में सीखे जाने के बजाय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सामाजिक रूप से विरासत में मिलती है। ठीक है ना, यानी सामाजिक रूप से प्रसारित होता है इनकी संस्कृति। ठीक है, ओके। तो जनजाति लोग अनिवार्य रूप से भारत में रहने वाले एक आदिवासी समुदाय है, जिनके अपने रीति रिवाज और भाषाएं हैं, और जनजाति भाषाओं को अनिवार्य रूप से लोक भाषाओं के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, जनरली उनकी ऐसी भाषाएं होती हैं जो हम आप नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे। उनकी अपनी पारंपरिक भाषाएं होती हैं। उनकी जो भाषाएं, जो समुदाय द्वारा भाषाएं इस्तेमाल की जाती है, वो बहुत कठिन होती है। ठीक है, उन्हें समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और यही कारण है कि गीत और किदवंदियों, लोकोक्तियों के, कहानियों के माध्यम से उनको मौखिक रूप से आगे बढ़ाया जाता है, उनको सेव किया जाता है। तो प्रमुख जनजाति भाषा जैसे गारो, चकमा, नागा, गोंड, मिंजो, मुंडा, ये कुछ जनजातियां, संथाली, खासिया, उरांग, मणिपुरी। ठीक है ना। भारत में आदिवासी भाषा परिवारों के आधार पर उत्पन्न होती है। भारत में जो आदिवासी भाषा है वो परिवारों के आधार पर, ठीक है ना, जैसे द्रविड़, तिब्बती, बर्मन, ऑस्ट्रो एशियाई, चीनी, तिब्बती और अंडमानी, ये भाषा परिवार कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? आदिवासी भाषा परिवार। यदि क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, द्रविड़, तिब्बती, बर्मन, ऑस्ट्रो एशियाई, तिब्बती, चीनी और अंडमानी। ठीक है ना, राइट, क्योंकि इनकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती है। ठीक है ना। तो इन परिवारों की भाषाएं भी बिल्कुल अलग अलग होती हैं। अच्छा, इनका क्या होता है? इनका अपना एक कबीला होता है, कबीले के हिसाब से ये रहते हैं। इनकी अपनी भाषा संस्कृत होती है, विशेष क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र विशेष की संस्कृत दूसरे क्षेत्र विशेष की संस्कृत से बिल्कुल अलग होती है। इनका अपना सामाजिक संगठन होता है, खास तौर पे कुल देवता, कुलों पर आधारित होता है, और जो पुराने टाइम से चला आ रहा हो वही उसको फॉलो करते हैं, भले कितना भी गलत क्यों ना हो उसे वो मानना पड़ता है। ठीक है ना, जो उनके पूर्वज मानते थे। तो टोटेमिक वस्तुओं को पवित्र माना जाता है। कबीले का मुख्य कार्य, कबीले बहिर्विवाह की एक प्रणाली के माध्यम से वैवाहिक संबंधों को नियमित करते हैं। बहिर्विवाह यानी समूहों के बाहर किया गया विवाह, और बहुत जगह समूह अपने कबीले के अंदर ही विवाह किए जाते हैं। संयुक्त परिवार यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। और मोनोगेमी हो सकता है टिप्पणी में आ जाए तो एक ही बार विवाह करने की प्रथा ज्यादातर पाई जाती है, और बहुत जगह बहु विवाह भी देखा गया है, यानी बहुत सारी शादियां कर लेना। ठीक है। तो आदिवासी समूहों के बीच प्रथाएं जो हैं, बातचीत से शादी होती है, कब्जा करके भी शादी होती है। जो कब्जा करेगा श्रेष्ठ होगा, फिर शादी होगी। हम लोग टीवी सीरियल, फिल्मों में देखते हैं। सेवा से भी विवाह होता है, पलायन द्वारा विवाह होता है, विनिमय द्वारा विवाह होता है। ठीक है ना, राइट। तो ये क्या होती है? प्रथाएं हैं कुछ आदिवासी समूहों की शादी वगैरह की। ठीक है, ओके। अब क्या है इसमें देख लेते हैं। ओके, आदिवासियों की स्वदेशी लोगों के रूप में पहचान की समस्या। अच्छा, ये थोड़ा सा है कि आदिवासी लोगों को स्वदेशी लोगों के रूप में पहचान की समस्या क्या रखी गई है। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में आदिवासी स्वदेशी लोग नहीं कहा जाता, बल्कि यहाँ पे उनको आदिवासी कहा जाता है। और अब भारत के अनुसूचित जनजातियों के रूप में 461 जाति समूहों की पहचान यहाँ पर की गई है, और इन्हें भारत के स्वदेशी लोगों के रूप में माना जाता है। तो मुख्य भूमि भारत में अनुसूचित जनजातियों को आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं, स्वदेशी लोगों की रक्षा के उद्देश्य से बनाए गए कुछ कानून हैं जिनमें कमियां हैं। स्वदेशी लोग, आदिवासी,
या अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो उनकी रक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनमें बहुत सारी कमियां पाई गई हैं और उनके लिए जो कार्य किया गया है वो संतोषजनक नहीं है और स्वदेशी लोगों का संघर्ष सामना जारी है। उनके मतलब वो चाहते हैं कि कानून बने लेकिन उनको भी वो अधिकार, वो ह्यूमन राइट्स मिले, ठीक है ना, जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन, भूमि अलगाव और विस्थापन और लघु वनोपज तक पहुंच के लिए झूठा मुकदमा, ये सभी चीजें हैं जो उनके खिलाफ किया जाता है, ठीक है ना। अब ये क्यों होता है? क्योंकि अब भारत जो है बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहाँ पे अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती, जितनी बड़ी पॉपुलेशन, जितना ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा संसाधन की आवश्यकता होती है उनके पूर्ति के लिए। तो स्वदेशी लोगों संबंधित जो भूमि है और संसाधनों को हथियार लिया गया, क्योंकि यहाँ पे सरकार भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है ना, उनका, क्योंकि जिस जगह पे रह रहे वो उनका घर होता है, वही उनका जीविकोपार्जन का साधन होता है। भूमि को वो देवता की तरह मानते हैं, जीवन की तरह मानते हैं और उसी को जो है छीन लिया जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जब उनसे उनके भूमि संसाधन छीन लिए जाते हैं तो उनके बीच अलगाव की एक मजबूत भावना पैदा हो गई, यानी वो सरकार से और शहरी लोगों से अपने आप को बहुत अलग वो करने लगे और संघर्ष भी तेज हो गया इसके बीच, यानी अब संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। तो भारत में स्वदेशी लोगों के आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा जिसका उद्देश्य उनके अधिकारों का दावा करना है, ठीक है। यही आपका आएगा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, समस्या स्वदेशी लोगों की, ठीक है ना। ओके, इसको आप एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, ठीक है। समस्या है उनकी भूमि और संसाधन, इनको एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्वदेशी लोगों की अवधारणा के केंद्र में कौन से 3 पहलू, हालांकि क्वेश्चन पूछता नहीं है, ये 3 पहलू हमने यहाँ पे लिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। ये अवधारणा के 3 पहलू हैं। वे लोग हैं जो देश या भौगोलिक क्षेत्र के बाहर के लोगों द्वारा उपनिवेश या विजय प्राप्त करने से पहले उस देश में रहते थे। क्षेत्र के बाहर के लोगों द्वारा विजय और उपनिवेशीकरण के परिणाम स्वरूप हांसी पर चले गए, मतलब कि बहुत दूर चले गए और जिन पर लोगों का ध्यान नहीं गया, सरकार का ध्यान नहीं गया और बड़े पैमाने पर समाज या देश पर लागू कानूनों की तुलना में अपने जीवन को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में अधिक नियंत्रित करते हैं, ठीक है, राइट। विशेषताएं यहाँ पे दी देशी लोगों के लिए भारत के अंतर्गत है, हम ऊपर भी विशेषताएं देख ही चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें से एक ही क्वेश्चन जो है भारत का है तो भारत के स्वदेशी लोगों से पूछ सकता है, ठीक है ना, राइट। ओके, एशियाई संदर्भ में हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, वही चीज बार बार यहाँ पर रिपीट की गई, सारांश भी आ गया है, ठीक है। भारत में स्वदेशी विशेषताओं वाले लोगों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, सूचित जनजाति, आदिवासी जनजाति, गिरिजन, वनवासी, वन्य जाति, पहाड़ी जनजाति आदि कहा जाता है, ठीक है। और भारत के आदिवासी लोगों को भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, ठीक है, राइट। ये यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो क्या होगी? स्वदेशी लोगों का वर्गीकरण, ठीक है ना, वर्गीकरण यहाँ पे कर दिया गया है। ये भी समझ चुके हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, भारतीय जनसंख्या में नस्ली तत्वों की अवधारणा का विकास, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। ओके, देख लेते हैं, यह एक काम करते हैं, इस यूनिट को अलग ले लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सर हर्बर्ट होप रिस्ले यानी एच रिस्ले का वर्गीकरण हो सकता है, ये इनका वर्गीकरण पूछ दे और इसमें इतने सारे लोगों का दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर बिरजा शंकर गुहा यानी BS गुहा का वर्गीकरण है, ये इंडियन है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ठीक है, राइट। तो हम जब उसकी थंबनेल बनाएंगे तो ब्लॉक 1 यूनिट 4 लिख देंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि एक ही इसमें बनाने में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। तो अभी तो हमने पढ़ा स्वदेशी लोग क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, फिर हमने वैश्विक स्तर पे देखा, फिर हमने भारत के स्तर पे, एशिया के स्तर पे देखा, फिर भारत के स्तर पे देखा। अब ये थोड़ा अलग है, स्वदेशी लोगों का वर्गीकरण किया गया है, तो इसको हम एक अलग वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, ठीक है, ओके, राइट। और अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।